हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। रहबर सीरीज़ में हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किए, जिसमें हमने डिफरेंट लेक्चर्स स्टार्ट किए। पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन को उठाया था और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लेकिन नेफ्रॉन का फंक्शन नहीं पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेफ्रॉन की फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है, ठीक है। इधर मैंने फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बनाया था, ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था इसमें होता है रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल में क्या आता है, रेनल ट्यूब्यूल में क्या आता है, ये सारा मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसके पार्ट्स क्या होते हैं। एक पॉइंट रह गया था जो मैंने यहाँ पर बोलना था कि ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है फिर बनाता है ग्लोमेरुलस, फिर ये इस रेनल ट्यूब्यूल को सराउंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, ये पार्ट जो है यू शेप्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली अगर आप देखोगे मैंने बनाई है यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी है, इसको मैंने पैरेलल रखा है इस लूप ऑफ हेनली को। यानी ये जो ब्लड वेसल होती है, ये जो कैपिलरी होती है जो इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द घूमती है, ये जब लूप ऑफ हेनली के इर्द गिर्द जाती है तो ये इसी के पैरेलल जाती है, इसके इर्द गिर्द नहीं जाती है। अगर लूप ऑफ हेनली इस तरह है तो यहाँ पर ये कैपिलरी भी इसी तरह चलती है। इधर हम इस कैपिलरी को कहते हैं, जो ये यू शेप्ड बनाती है ये कैपिलरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। ये आपने याद रखना है। व्हाट इज वासा रेक्टा? वासा रेक्टा इज द यू शेप्ड पार्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, जो किसके पैरेलल चलती है, लूप ऑफ हेनली के पैरेलल, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट रह गया था, इसको आप देख लेना। देखिए आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, यानी ये जो नेफ्रॉन्स है ये यूरिन बनाते कैसे है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये है क्या, बाउमेनस कैप्सूल, इसके बाद है ये DCT PCT, फिर है लूप ऑफ हेनली, फिर है DCT, फिर इधर है कलेक्टिंग डक्ट। इसके आगे इधर मान लो इस तरह बनाया मैंने, इधर है कलेक्टिंग डक्ट, फिर ठीक है, ये है कलेक्टिंग डक्ट इधर, ठीक है। अगर आप देखोगे मैंने बोला था यहाँ ग्लोमेरुलस आता है, यानी पहले आती है एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये एंटर करती है इनटू द कप शेप्ड बाउमेनस कैप्सूल, और यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये इसके सराउंड जाती है, ठीक है, फिर यहाँ पर पैरेलल जाती है टू द लूप ऑफ हेनली, इसको इस पार्ट को हम कहते हैं कैपिलरी के वासा रेक्टा। फिर ये इस तरह जाती है और बाहर जब निकलती है इसको हम फिर कहते हैं इफेरेंट एट्रियोल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। देखिए मैं पहले बनाता हूँ, यहाँ पर ये है बाउमेनस कैप्सूल, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई, ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर जो ये नेटवर्क बन गया ग्लोमेरुलस, इसमें क्या चल रहा है, इस कैपिलरी में ब्लड, इस तरह ब्लड जा रहा है, वो ब्लड किस में जा रहा है, इस ग्लोमेरुलस में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस के साइड पर यहाँ पर होता है, जो ये ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर होती है प्रोसेस फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, अगर आप मान लो ये यहाँ पर नेटवर्क में आप एक ब्लड वेसल को इस तरह कैपिलरी को बनाता हूँ, कैपिलरी में क्या क्या घूम रहे हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर एटसेट्रा, ये जो चल रहे हैं। जो ये सेल्स है, प्रोटीन्स है, और भी क्या चल रहे हैं इसके साथ, आयन्स, ठीक है। इसके इन दोनों के बगैर, सेल्स और प्रोटीन्स के बगैर जो भी ब्लड में होते हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, आयन्स, ये सारे चले जाते हैं इस बाउमेनस कैप्सूल पर। कहाँ पर, बाउमेनस कैप्सूल पर। यानी यहाँ से जब ब्लड आता है इस कैपिलरी से, यहाँ इस नेटवर्क में यानी ग्लोमेरुलस की साइड पर क्या होता है, इस ग्लोमेरुलस से क्या बाहर निकलता है, यही यानी ब्लड का सारा कंपोजिशन जो भी ब्लड में है, ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स के बगैर, इसमें जो भी वाटर है, जो भी आयन्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी मिनरल्स है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, वो सारा चला जाता है किसमें, बाउमेनस कैप्सूल पर चला जाता है। फिर ये अंदर जाता है किसमें, रेनल ट्यूब्यूल में।
किस में चला जाता है, रेनल ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में, जब ये कैपिलरी ब्लड को ले आती है, यहाँ पर जो ये नेटवर्क बनता है ग्लोमेरुलस, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, यानी जो ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स है वो आगे बढ़ते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन ब्लड में जो भी बाकी चीज़ें है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयन्स, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर फिल्टर होते हैं, यानी वो इस ग्लोमेरुलस के थ्रू बाहर आते हैं और बाउमेनस कैप्सूल पर चले जाते हैं। फिर बाउमेनस कैप्सूल से क्या होता है, ये अंदर चले जाते हैं किस में, रेनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बाहर निकलता है और कहाँ चला जाता है, रेनल ट्यूब्यूल में, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अगर कभी पूछा गया फिल्ट्रेट क्या होता है, यानी जब पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, यानी जब ग्लोमेरुलस में ब्लड चलता है तो उससे क्या होता है, जो भी उसमें चीज़ें हैं ब्लड में एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन सारा बाहर चला जाता है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में, फिल्ट्रेशन। ये मैं इधर लिखता हूँ, पहला स्टेप जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, अगर हम अब देखेंगे, ये है बाउमेनस कैप्सूल, ये है पीसीटी, फिर है इधर डीसीटी, लोपा फैनली क्या है ये, ठीक है, इस तरह, सॉरी यहाँ पर मैं बनाता हूँ अब इसको, इस डायग्राम को, यहाँ फिर है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, अब फिल्ट्रेट आ गया ना, फिल्ट्रेट जो फिल्टर हुआ, यहाँ से जो ग्लोमेरुलस आया उसने जो फिल्टर किया उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, वो आ गया अब इस रेनल ट्यूब्यूल में। कहाँ आ गया, रेनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, अब क्या होता है, जो पीसीटी होता है, पीसीटी में क्या होता है, जो इसके इर्द गिर्द ये ब्लड कैपिलरी अब चलती है, घूमती है। ठीक है, आप इसी तरह याद रखना, फिर आप हायर क्लासेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस पढ़ोगे, वो फिर आप पढ़ना, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। फिर क्या होता है इस पीसीटी में, देखिए इसमें क्या चला जाता है, देखिए हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, ये आपने याद रखना है। फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, जो हमारा ब्लड फिल्टर करता है, यानी वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनता है, क्या बनता है, फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में होता क्या है, वाटर भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, ठीक है, आयन्स भी होते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, ठीक है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, आप मान लो ये चीज़ें भी होते हैं, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो हमारी ब्लड ने फिल्टर किया, उसने जो फिल्ट्रेट बनाया, जिसको रेनल ट्यूब्यूल में डाला, उसमें वाटर भी है, अमीनो एसिड्स भी है, ग्लूकोज भी है, आयन्स भी है। ये क्या है, ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, यानी ये एक्सक्रीट नहीं होने चाहिए हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ये हमारे बॉडी को ज़रूरत होते हैं। लेकिन अब क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेट में चले जाते हैं इनके साथ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन एक्सक्रीशन में हम किन को रिमूव करना चाहते हैं, इनको, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन को। लेकिन साथ साथ जो फिल्टर में चला गया वो भी क्या चला गया, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयन्स, ये तो लॉस नहीं होने चाहिए। इसके लिए होती है दूसरी प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन यानी दोबारा से एब्जॉर्ब होना, दोबारा से एब्जॉर्ब होना। अब क्या होता है, देखिए ये जो पीसीटी में चला गया फिल्ट्रेट, क्या चला गया, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी है, लाइक वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो तो लॉस नहीं होने चाहिए। इसलिए पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स है, लाइक वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयन्स, ये होते हैं रीअब्जॉर्ब, वापस चले जाते हैं ब्लड में, ब्लड कैपिलरी में, किसमें, ब्लड कैपिलरी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। होता कहाँ है, ये पीसीटी में स्टार्ट, ठीक है, पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट, ठीक है। यानी जो पहले स्टेप हुआ वो हुआ बाउमेनस कैप्सूल में,
ठीक है, जो वो हुआ सिंपली रेनल कॉर्पसल में। ग्लोमेरुलस में जब चलता है ब्लड तो वहाँ से ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स के बगैर जो भी ब्लड में है, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयन्स, क्रिएटिनिन, यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो सारे चले जाते हैं किसमें, पीसीटी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, और इसको हम कहते हैं जो पीसीटी में पहुंचता है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब क्या होना होता है, इसमें तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी आ गए फिल्ट्रेट के साथ, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयन्स, ये तो लॉस नहीं होने चाहिए यूरिन के साथ, इसलिए क्या होता है पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, इनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में, क्योंकि ये लॉस नहीं होने चाहिए। उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है यूरिया जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयन्स सॉरी, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जब यहाँ से चलता है ये फिल्ट्रेट, इसको हम फिल्ट्रेट भी कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं ट्यूब्यूलर फ्लूइड। क्या कहते हैं फिर हम इसको, ट्यूब्यूलर फ्लूइड। क्यों, क्योंकि अब ये रेनल ट्यूब्यूल में चल रहा है, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर फ्लूइड। अब यहाँ तक जो था ग्लोमेरुलस तक, जब इसने फिल्टर किया ये हो गया फिल्ट्रेट, फिर क्या कहते हैं हम इसको, इसके बाद ट्यूब्यूलर फ्लूइड। ये जो ट्यूब्यूलर फ्लूइड है ये आगे बढ़ता जाएगा इधर, और साथ साथ रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनली में जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऊपर तक जब जाएगा तब तक क्या होगा, इसमें रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। ये आपने याद रखना है। गो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस किस में होती है, पीसीटी में और हेनलीज लूप, लूप ऑफ हेनली में। यहाँ पर होता है क्या, रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, रेनल कॉर्पसल में, जिसमें आता है ग्लोमेरुलस और बाउमेनस कैप्सूल। अब क्या होता है, अब जब तक यूरिन यहाँ पर पहुँचता है इसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी। क्या कहते हैं, डीसीटी। जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचता है तब तक इसका कंपोजिशन बहुत चेंज हो चुका होता है, क्योंकि तब तक कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, वाटर एब्जॉर्ब हो चुका होता है, आयन्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। जितना जितना आगे बढ़ता है ये ट्यूब्यूलर फ्लूइड उतना उतना ये कंसनट्रेटेड बनता है, उतना उतना इसमें ज़्यादा क्या बनने लगता है, मतलब क्या होता है ज़्यादा, यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब ये डीसीटी में पहुंचता है तो डीसीटी में क्या होता है, डीसीटी में होती है थर्ड प्रोसेस एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज सेक्रीशन। क्या होती है, सेक्रीशन। ये आपने याद रखना है, डीसीटी में होता है सेक्रीशन। डीसीटी क्या सेक्रेट करता है, डीसीटी आयनोज को सेक्रेट करता है। ठीक है, ये सेक्रीशन किस लिए करता है, टू मेंटेन द पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी ऑफ द यूरिन, यानी पीएच मेंटेन करना और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जो डीसीटी होता है ये कुछ आयनस की सेक्रीशन करता है, ताकि जो यूरिन है और जो इसके इर्द गिर्द फ्लूइड है, ब्लड कैपिलरीज है, उनका पीएच और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, और फिर जब ये फाइनली पहुंचता है इधर डीसीटी से बाहर चला जाता है तो ये होता है हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन और पहुंचता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। आप हायर क्लासेस में फिर पढ़ोगे लूप ऑफ हेनली में होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इसकी अलग फंक्शन, इसकी अलग फंक्शन, कौन क्या करता है, कितना परसेंटेज कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ये आप पढ़ोगे हायर क्लास में। लेकिन बेसिकली यूरिन बनता कैसा है, सिंपल डायग्राम जो है जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो इतना है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है होता क्या है। फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है उसको हम कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं, यूरिन। ये आपने याद रखना है। अब तक जो था डीसीटी तक उसको हम कहते थे ट्यूब्यूलर फ्लूइड। क्या कहते थे, ट्यूब्यूलर फ्लूइड। यूरिन अब हाईली कंसंट्रेटेड है, इसमें वाटर कम है, इसमें कोई बेनिफिशियल आयन या बेनिफिशियल न्यूट्रेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, वो ज़्यादा है, पानी थोड़ा कम है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूरिन। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है कि ईच डे, हर दिन हमारी जो किडनी होती है, किडनीज होती है, वो क्या करते हैं, 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचोगे अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारा किडनीज बनाती है तो हम 180 लीटर
यूरिन क्यों नहीं करते हैं दिन में? हम यूरिन जो ईच डे करते हैं, याद रखना आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक 1 to 2 लीटर्स, याद रखना ये आपकी बुक पे दिया गया है डेटा 1 to 2 लीटर्स, यानी पर डे एवरेज में हम 1 से 2 लीटर यूरिन सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? यूरिन, यानी जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं पर डे एवरेज में करते हैं हम 1 to 2 लीटर्स। लेकिन फिल्ट्रेट कितना बनता है? 180 लीटर। लेकिन मैंने क्या कहा, फिल्ट्रेट में होता है वाटर, फिल्ट्रेट में होते हैं एसेंशियल आयन्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनको रिएब्जॉर्ब करना पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा लास्ट में बचता है, ठीक है, वो बचते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसीलिए फिल्ट्रेट ज़्यादा बनता है, क्योंकि जब ग्लोमेरुलस से ब्लड जाता है तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड फिल्टर होता है, यानी ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स के बगैर जो भी ब्लड में है वो नीचे चला जाता है रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। यानी कितना बनता है पूरे दिन में किडनीज में? 180 लीटर फिल्ट्रेट, लेकिन हम जो यूरिन करते हैं पर डे वो करते हैं 102 लीटर। तो ये बाकी 178 लीटर जाते कहाँ है? अगर कभी पूछा गया, उनकी होती है रिअब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड प्रोसेस होती है रिअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड प्रोसेस जो होती है रिअब्जॉर्प्शन वही होती है, ठीक है, रिअब्जॉर्प्शन। यानी अगर कभी पूछेगा कोई आपको कि अगर फिल्ट्रेट बनता है, हमारी किडनीज 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट बनाते हैं, यानी वहाँ रेनल ट्यूब्यूल में इतना पर डे हर कोई, मतलब दोनों किडनीज इतना फिल्ट्रेट बनाते हैं, तो हम यूरिन जो करते हैं वो 1 से 2 ही लीटर क्यों करते हैं? आपको जवाब देना है क्योंकि जो ये 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है इसमें होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एसेंशियल आयन्स, इसमें होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, उनको करना पड़ता है रिअब्जॉर्ब, ठीक है, फिर वहाँ कम ही बचता है जिसको हम फाइनली यूरिन कहते हैं। यानी रिअब्जॉर्प्शन की वजह से फिर 180 लीटर फिल्ट्रेट फाइनली दिन में बचते हैं 102 लीटर यूरिन, क्योंकि वो 178 लीटर्स लगभग रिअब्जॉर्ब होते हैं हमारे बॉडी में, वापस हमारी बॉडी के ब्लड में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिअब्जॉर्प्शन। अगर कभी पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर कभी पूछा जाएगा फिल्ट्रेशन मतलब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, पहला क्या है? फिल्ट्रेशन। अगर कभी पूछा गया फिल्ट्रेशन होती कहाँ है? फिल्ट्रेशन होती है कहाँ? रेनल कॉर्पसल में, रेनल कॉर्पसल में, ठीक है, जो वहाँ पर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? अब ये फिल्ट्रेट जाएगा किसमें? रेनल ट्यूब्यूल में। रेनल ट्यूब्यूल के किस पार्ट में? पहले वाले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं पीसीटी। अब इसका नाम बदल जाएगा फिल्ट्रेट का, अब इसको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर फ्लूइड। अब जब तक ये इस रेनल ट्यूब्यूल में जाएगा तब तक इसको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर फ्लूइड। लेकिन इस ट्यूब्यूलर फ्लूइड में होता क्या है, ठीक है, अगर हम यानी रेनल ट्यूब्यूल में जो होता है पीसीटी और लूप ऑफ हेनली, इन दोनों में क्या होती है? दूसरी प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं रिएब्जॉर्प्शन। रिएब्जॉर्प्शन। और एक पॉइंट याद रखना, अगर कभी पूछा गया पर डे किडनीज कितना फिल्ट्रेट बनाती है? दोनों किडनीज 180 लीटर, ठीक है, लेकिन रिएब्जॉर्ब कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली लगभग 177 to 178 लीटर्स। जो 2 बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वही यूरिन बनाते हैं, वही हम बाहर निकालते हैं। तीसरा प्रोसेस जो होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रीशन। क्या कहते हैं? सेक्रीशन। ये कौन करता है? ये असल में 2 पार्ट्स करते हैं। एक तो करता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका भी रोल है किसमें? सेक्रीशन में। याद रखना 2 पार्ट्स, एक तो डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये करते हैं लास्ट के प्रोसेस सेक्रीशन। क्यों करते हैं? टू मेंटेन द पीएच एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड एंड द यूरिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये होते हैं स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। आप इसको डिटेल में हाई लेवल में पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रिअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सेक्रेशन। कौन पार्ट क्या करता है, कैसे होता है? अगर फिल्ट्रेट दिन में बनता है, मैंने आपको बताया कि जब ब्लड ग्लोमेरुलस से चलता है तो सारा लगभग जो भी उस ग्लोमेरुलस यानी उस ब्लड कैपिलरी में होता है ब्लड, वो लगभग सारा
फिल्टर होता है, सिवाय ब्लड सेल्स के और ब्लड प्रोटीन्स के। जो भी उसमें होता है, जो भी होता है आयन्स, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, न्यूट्रेंट्स, विटामिन, जो भी होते हैं वो फिल्टर होते हैं। इसीलिए हमारे दोनों किडनीज पर डे 180 लीटर फिल्टर बनाते हैं। लेकिन हम जो यूरिन करते हैं वो हम 180 लीटर नहीं करते हैं। तो ये कहाँ जाता है फिर? इसको होती है रीअब्जॉर्प्शन। ये दिन में रीअब्जॉर्ब होता रहता है और लास्ट में जो दिन में हम यूरिन करते हैं वो बचते हैं 102 लीटर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये था यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अगर हम अब इधर जाएंगे नोट्स पर, देखते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है एक्सक्रीशन के बारे में। कल हमने पढ़ा था, देखिए पहला जो होता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये आपने याद रखना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर कौन करता है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट्स, ग्लूकोज, वाटर, एमाइनो एसिड्स, ये सारे चले जाते हैं ब्लड से किस में? बाउमेनस कैप्सूल में। और बाउमेनस कैप्सूल से कहाँ जाते हैं? ये रिनल टेब्यूल में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इधर से जो बाहर निकलता है, जो बाउमेनस कैप्सूल पर पहुंचता है, यानी ये जो ऊपर इस तरह मान लो आप, ये है हाथ में देखो आप, ये है क्या? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस। इससे ब्लड पास होता है, ये फिल्टर करेगा। ये जो फिल्टर करेगा वो किस में जाएगा? इस बाउमेनस कैप्सूल पे। और इस बाउमेनस कैप्सूल से कहाँ में जाएगा? रेनल टेब्यूल में। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और वहाँ से जो बनता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। दिन में दोनों किडनीज लगभग फिल्ट्रेट कितना बनाते हैं? 180 लीटर्स। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो है वो है लगभग तो ब्लड का सारा चला गया फिल्ट्रेट में। अब अगर यही एक्सक्रीट होगा तो सारा ग्लूकोज, वाटर, बहुत सारा ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स लॉस होंगे थ्रू यूरिन। इसीलिए दूसरा प्रोसेस होना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। यानी जो रेनल टेब्यूल है वो रीअब्जॉर्ब करता है जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, जो फिल्टर के साथ नीचे आ गए, फिल्ट्रेट के साथ नीचे आ गए, उनको रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस जो है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, वो फिल्ट्रेट के साथ जो आ गए हैं उनको रीअब्जॉर्ब बैक करते हैं कैपिलरीज जो इसके इर्द गिर्द होते हैं नेफ्रॉन के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब जो हो गया मतलब पहले फिल्ट्रेशन हो गई, इसमें चला गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी, एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी। ये टोटल बनता है फिल्ट्रेट 180 लीटर्स दोनों किडनीज में पर डे। लेकिन फिर क्या होता है, अगर ये सारा तो हम कितना, अगर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगी तो एक ह्यूमन एवरेज में दिन में 180 लीटर यूरिन करेगा। बात याद रखना, अगर हमारी किडनीज में ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो एक इंसान दिन में 180 लीटर यूरिन करेगा। क्योंकि जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जितना फिल्ट्रेट बनेगा 180 लीटर वो सारा हम एक्सक्रीट करेंगे। उसके साथ जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर्स, वो सारा लॉस हम करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। सिलेक्टिव यानी यो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम असल में कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। असल में हम ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्यों कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? क्योंकि ये सिलेक्टेड चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करता है, यानी ब्लड में डालता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस ब्लड में नहीं डालेगा। जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, उनको ये ब्लड में वापस डालेगा क्योंकि उनकी ज़रूरत है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उनको रीअब्जॉर्ब करेगा। इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि ये रेनल ट्यूब्यूल करता है। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है। हर कोई चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, वही रीअब्जॉर्ब होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये इसी ट्यूब्यूल में रहते हैं। ठीक है, जो लास्ट प्रोसेस है, अब जो डीसीटी तक पहुंचा, ये कंसनट्रेटेड यूरिन बन गया। इससे लगभग सारे एसेंशियल चीज़ वापस ब्लड कैपिलरी में चले गए। अब इसमें जो बचता है वो कम ही पानी बचता है, थोड़े बहुत आयन्स बचते हैं और ज़्यादा क्या बचता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन। अब जो लास्ट प्रोसेस है वो है सेक्रीशन। क्या है? सेक्रीशन। ये कौन करता है? ये लास्ट का डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर कलेक्टिंग डक्ट करता है। ये क्या करते हैं? ये असल में क्या करते हैं? ये पीएच और
ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं, किसके, दोनों के, यूरिन के और ब्लड के भी रखते हैं, ठीक है। ये दोनों का पीएच और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है, क्योंकि ये सेक्रेट करते हैं आयनस। कौन कौन से आयनस, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, लगभग ये आयनस सेक्रेट करते हैं अकॉर्डिंगली। अगर पीएच कम होगा ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से ये आयनस सेक्रेट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर हम देखेंगे सेक्रेशन जो प्रोसेस हुई, एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। यानी जो ये सेक्रेशन प्रोसेस होती है, सेक्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये पीएच और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखते हैं। फिर क्या होता है, जो ये बचता है यूरिन वो कहाँ चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट सारे मिलकर फिर डालते हैं किडनी से बाहर आते हैं, किसकी शक्ल में, यूरेटर की शक्ल में ये सारा बाहर आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा अच्छे से क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो हमने एक्सक्रीशन की प्रोसेस पढ़ी, ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ी। ये कहाँ हो गया, सॉरी, ये रहा, ठीक है। अगर हम अब देखेंगे जो हमने पढ़ा, अब हम यहाँ से मैच करते हैं थोड़ा बहुत इसको। देखिए अगर हम यहाँ तक हमने पढ़ा, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब है प्रोसेस हीमोडायलिसिस। अगर किसी शख्स की किडनी फेलियर होती है, अगर किसी शख्स की किडनी फेलियर होती है, अगर किसी शख्स की किडनी फेल होती है, यानी किडनीज काम नहीं करती है, तो उससे क्या होगा, अगर किडनीज ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, अगर ये फिल्टर ब्लड को नहीं करेंगे तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उससे नुकसान पहुंचेगा, बॉडी में हार्मफुल चीज़ें जमा हो जाएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये कब होती है, जब किडनी फेल होती है। ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स फिर जाते हैं हीमोडायलिसिस के लिए। आपने देखा होगा जिसकी किडनी फेलियर होगी या किडनी नहीं होगी, उसकी निकाली होगी, उसको जाना होता है फिर हॉस्पिटल हीमोडायलिसिस के लिए 2 दिन 4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जाना पड़ता है। ये हीमोडायलिसिस क्या होती है, इस इंसान के पास क्या नहीं होती है, किडनी, तो इसके लिए लगाते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम कहते हैं डायलाइज़र। क्या कहते हैं, डायलाइज़र। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है, पेशेंट की हम एक कन्वीनिएंट आर्टरी लेते हैं और एक कन्वीनिएंट यानी अच्छी एक वेन सिलेक्ट करते हैं। ये जो वेन होती है इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी में क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इधर हम लगाते हैं एक लीड, इधर हम लगाते हैं दूसरी लीड। क्या लगाते हैं, दूसरी लीड, ठीक है। फिर ये लीड्स क्या होते हैं, ये इस तरह ट्यूबुलर कॉइलिंग की तरह बनाते हैं इस तरह, और फाइनली जाते हैं इधर से। यानी जो ये पेशेंट है इसकी वेन से जो ये गंदा खून है, डीऑक्सीनेटेड खून है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो इस वेन के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू अंदर जाएगा, किसमें, हीमोडायलिसिस में। जो ये ट्यूब होता है इसमें, ठीक है, इसके इर्द गिर्द होता है फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड। इसके इर्द गिर्द होता है फ्लूइड इस तरह, जिसको हम कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या कहते हैं, डायलाइजिंग फ्लूइड। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, इस डायलाइजर में होता है सेम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यानी इस डायलाइजिंग फ्लूइड में सारा कुछ होता है जो किस में होता है, ब्लड में, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी जो ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है डायलाइजर में, इसमें वही चीज़ें होती है जो एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड में होती है, लेकिन एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बगैर जो भी ब्लड में होता है वो सारा इस डायलाइजिंग फ्लूइड में होता है। अब क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, जब यहाँ से आ गया कन्वीनिएंट वेन से आ गया ब्लड, हमने लिया इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, वो फ्लूइड अब ये ब्लड अब किस में चला जाएगा, इस ट्यूब में इस तरह चलता जाएगा यहाँ तक। लेकिन जब तक ये इस तरह कॉइलिंग करके इसमें जाएगा, साथ साथ क्या होगी, जो ये पाइप होता है, जो ये ट्यूब होता है, ये होता है सेमी परमिएबल ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, सेमी परमिएबल ट्यूब। यानी इससे कुछ चीज़ें अंदर बाहर जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं जाएंगी, ये आप याद रखना। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको ये डायलाइजिंग मशीन, ये मान लो डायलाइजिंग मशीन है, इसके बाहर क्या है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड, ये है डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है।
इसमें सेम कंपोजिशन है ब्लड के, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है। अब जो ब्लड अंदर आ गया इस तरह, मान लो आप, मैं इस तरह बनाता हूँ डबल इसको, ताकि आपको अच्छे से फील हो जाए कि ये ट्यूब लाइक होता है, ठीक है। फिर ये इस तरह बाहर जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, जब यहाँ से ये ब्लड आ गया जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इधर से ट्रैवल करता रहेगा इस ट्यूब में, ठीक है, ठीक है, यहाँ से फिर जाएगा। लेकिन जब तक ये इसमें पास करेगा इस डायलाइजिंग ट्यूब में, तब तक क्या होगा, यहाँ पर होगी डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी अगर आप देखेंगे ब्लड में क्या है, वाटर, उतना ही वाटर का कंपोजिशन डायलाइजिंग फ्लूइड में भी है, इसलिए ब्लड अंदर ही यानी वाटर अंदर ही रहेगा। जितना कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज ब्लड में है उतना डायलाइजिंग फ्लूइड में है, इसलिए ग्लूकोज भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है, ऑस्मोसिस नहीं होगी यानी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्यूब होता है ये होता है सेमी परमेबल। जो भी अमीनो एसिड्स की कंसंट्रेशन है वो सेम है डायलाइजिंग फ्लूइड में, इसलिए वो भी बाहर नहीं आएंगे। जो आयन की कंसंट्रेशन है किसमें, ब्लड में, वो सेम है डायलाइजिंग फ्लूइड में, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन किस में है, इस ब्लड में, इसमें मत है ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं, तो फिर क्या करेगा, जब इसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रेवल करेंगे तो बाहर मत है डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स इस ट्यूब के थ्रू बाहर आएंगे बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा इस डायलाइजिंग ट्यूब में, वो बाहर आएगा इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। बाकी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि उनका कंपोजिशन सेम है ब्लड में भी और डायलाइजिंग फ्लूइड में भी, एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे जो ये गंदा खून था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो सिर्फ किस में है, इस ट्यूब में घूम रहा है, लेकिन बाहर मत है। लेकिन ये सेमी परमेबल ट्यूब है, जब तक ये इस ट्यूब में ट्रेवल करेगा उतनी तब तक क्या होता रहेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी अंदर जो कंसंट्रेशन ट्यूब में है ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा, और जब तक ये यहाँ से बाहर आएगा तब तक लगभग सारा नाइट्रोजनस वेस्ट किस में जमा हुआ होगा, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में। बाकी कंपोजिशन ब्लड का सेम रहा होगा, और ये फिर साफ खून किस में जाएगा, कन्वीनेंट आर्टरी में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायलिसिस की मशीन इसी तरह काम करती है, ये आपने याद रखना है। ये डायलाइसिस की मशीन होती है, इसको हम कहते हैं डायलाइज़र, प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मीनस ब्लड, डायलिसिस मीनस साफ, यानी हम ब्लड की सफाई करते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन करते हैं। ये उन पेशेंट्स में लगाई जाती है जिनका किडनी फेलियर होता है, जिनकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, उन पेशेंट्स में हम ये डायलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर दिया गया था इसलिए मैंने बोला, ये जो डायलाइज़र, ये हेमोडायलिसिस थी, ये आपने याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी किसको हम कहते हैं, डायलाइज़र को, डायलाइज़र को, ये आपने याद रखना है। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स, यानी जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये किया जाता है हेमोडायलिसिस, जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और उसी तरीके से उसका खून साफ करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, यानी जो हमने एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ा, हमने नेफ्रॉन का थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा, हमने हेमोडायलिसिस की प्रोसेस अच्छे से पढ़ी, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, मतलब फिल्ट्रेशन कैसे होती है, रिअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सिलेक्टिव यानी जो ये सिक्रीशन होती है ये कैसे होती है, यानी हमने यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पढ़ा, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप हायर क्लास में इसको इन डेप्थ में पढ़ोगे, लेकिन आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया, मैंने हेमोडायलिसिस आपको बताया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन पहले हम यहाँ देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब इसको भी ख़त्म करते हैं। अगर आप देखेंगे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स में वो होते हैं, अगर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये दिया गया है, ऑक्सीजन जो होता है CO2 वाटर, ये प्लांट ऑक्सीजन कहाँ से छोड़ता है बाहर, और CO2 को अंदर उन्हीं से लेता है जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, वाटर को लॉस करता है थ्रू स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन, ये आपने पढ़ा होगा, ये मैंने पढ़ाया भी है। जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको स्टोर करते हैं किन में, लीव्स में। उनको पता होता है फिर ये लीव्स शट ऑफ होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उसी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में थ्रू रूट्स वो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को छोड़ते हैं किसमें, सॉइल में, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो रेजिन्स बनाते हैं, गम्स बनाते हैं, ठीक है। उनको जो ओल्ड जाइलम में स्टोर रखते हैं, ठीक है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। सम मेटाबॉलिक वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैस्लम ऑक्सलेट्स इन द लीव्स ऑफ कोलोस्काटा एंड स्टेम ऑफ जमीनकंद, यानी ये जो कुछ प्लांट्स है जमीनकंद उसके स्टेम में, और जो कोलोकासिया है ये एक प्लांट है, इसके लीव्स में होते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। एक और बात आप याद रखना है, जो किडनी स्टोन होती है ना, किडनी स्टोन जो होती है वो मेनली बनी होती है, मेनली जो होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, यानी मेनली जो किडनी स्टोन होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। इसीलिए फिर पेशेंट को हम कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, क्योंकि कैल्शियम पानी में एब्जॉर्ब होता है, घुल जाता है। इसीलिए जिसको किडनी स्टोन होती है उसको हम कहते हैं ज़्यादा पानी पियो, ताकि कैल्शियम ऑक्सलेट जो कंपाउंड उसके बॉडी में ये बने हैं स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, वो गल जाएंगे और यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो कोलोकासिया एक प्लांट है उसके लीव्स और जमीनकंद एक प्लांट है उसके स्टेम में रहते हैं कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ये आपने याद रखना है। हमने एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी पढ़ा अब थोड़ा बहुत, और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स भी हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।